आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट जो है, ठीक है? इसमें लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर जो सेकेंड यूनिट है, उसके बारे में। इसका प्रोसीजर क्या होता है, सेटलमेंट के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है? ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर। इसको आज की जो क्लास है ना, ये क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से उसका आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट बोलता है डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो देखो, द वर्ड इंडस्ट्री हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इट इज द इंडस्ट्री इन विच द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज। नॉर्मल सी बात है कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तभी तो कोई मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा तब तो वो किसके अंदर ही होगा, किसी इंडस्ट्री के अंदर होगा, तो इसके लिए इंडस्ट्री का होना ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन नॉट बी थॉट विदाउट इंडस्ट्री। बिना इंडस्ट्री के हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस ही नहीं कर सकते, फिर तो वो कोई नॉर्मल डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। देन डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द वर्ड इंडस्ट्री हैज बीन डिफाइंड। जो वर्ड इंडस्ट्री है इसको डिफाइन किया गया है इन द सेक्शन इन द सेक्शन टू। ओके, ओके, ठीक है। जो इंडस्ट्री जो वर्ड है उसको डिफाइन किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन टू जे ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर डिफाइन किया गया है इसको। According to it, industry means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of the employer and includes इसमें includes करते हैं any calling, service, employment, handicraft and industrial occupations or any vacations of the workmen। तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं, इंडस्ट्रियल डेफिनेशन के अंदर आती हैं, जो कि हमारा कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि जिसमें हमारा क्या होता है, मीन्स एनी बिजनेस हो गया, ट्रेड अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉलिंग ऑफ द एम्प्लॉयर हो गया, और जिसमें और चीजें क्या इंक्लूड की गई हैं, एनी कॉलिंग, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस एंड द वोकेशंस ऑफ द वर्कमैन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, तो हमारे लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है कि हमें इसको नोट डाउन करना होता है आंसर शीट में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दिस डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्टली एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर, whereas second part any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or a vacation of the workman is included, ठीक है। देखो, ये दो पार्ट है ना, ये किसको डील करते हैं, देखो जो पहला जो पार्ट बताता है वो बताता है कि एम्प्लॉयर की साइड से, जो भी इंडस्ट्री का मतलब माना जा रहा है एम्प्लॉयर की साइड से माना जा रहा है, कोई भी बिजनेस हो गया, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन हो गया, जो कि रन किया था किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा रन किया जा रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड जो पार्ट है वो बात करता है वर्कर्स जो होते हैं या वर्कमैन जो होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं, उनकी साइड से डील कर रहा है कि कोई भी वर्क हो गया, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल वर्क हो गए, और जो और कोई भी ऑक्यूपेशन हो गई जो किसके द्वारा की जा रही है, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा की जा रही है, तो वो इसमें अंदर आती है। दो चीजें हैं, मतलब एक इंडस्ट्रियल जो डेफिनेशन को इसको दो दो साइड से समझा गया है, एक तो एम्प्लॉयर की साइड से समझा गया है, तो उसके लिए हमारे ये जो भी है फर्स्ट जो दे रखा है पार्ट, ये एम्प्लॉयर का पार्ट हो जाएगा। एंड जो सेकंड पार्ट दे रखा है ना, ये वर्कमैन की साइड से दे रखा है कि वर्कमैन की साइड से क्या चीजें होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये हो गया। देखो, अगर हम इसका जर्नल मीनिंग लेके चले इंडस्ट्री का, तो मींस एनी कोई बिजनेस होता है, वर्क वेयर द एम्प्लॉयर और जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं इसमें, ठीक है। देन हम इसमें एक केस लॉस देखते हैं। तो डीएन बनर्जी वर्सेस पीएन मुखर्जी, इस केस में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इंटरेस्ट बाय सेइंग दैट इंडस्ट्री मीन्स एन अंडरटेकिंग वेयर द कैपिटल एंड द लेबर कोऑपरेशन विद ईच अदर कोऑपरेशन विद ईच अदर for the purpose of producing the wealth in the shape of the good mechanism, सॉरी गुड मशीनरी टूल्स ईटीसी फॉर द मेकिंग प्रॉफिट्स। देखो, इसमें क्या बोला गया है, इसमें सीधा सिंपल से इतना ही बोला गया है कि इंडस्ट्री जो होती है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर एम्प्लॉयर या जो वर्कर्स होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे कि क्या हो सके, प्रोड्यूस कर सकें वो गुड्स को, सर्विसेज को, और प्रॉफिट को अर्न कर सकें, ठीक है। सिंपली इसमें डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इंडस्ट्री होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है, जहां पर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर या वर्कर जो होते हैं एक साथ काम करते हैं, एंड जो भी प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को या सर्विसेज को, और उससे क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिसके डिटरमाइन कर सकते हैं हम नेचर ऑफ इंडस्ट्री को। तो वेदर एनी इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री और नॉट, द प्रिंसिपल रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशंस आर एज फॉलो। तो इन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडस्ट्री है या नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोलता है, सच एक्टिविटीज विच हैव अ सपोर्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन,
ठीक है? उनका जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो होनी चाहिए। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज़ टू सैटिस्फाई द ह्यूमन फिजिकल रिक्वायरमेंट। इट इज़ ऑर्गेनाइज़्ड होनी चाहिए सेम वे एज़ अ बिज़नेस और ट्रेड की तरह, एंड इट इज़ नॉट ओनली द पर्सनल इंटरेस्ट और सैटिस्फैक्शन के लिए होनी चाहिए, बल्कि ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए और उनके इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, डिस्कशन द डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन। वर्कमैन क्या बोलता है इसमें, क्या वर्कमैन इज अ बेस ऑफ इंडस्ट्री, बेस होता है इंडस्ट्री का वर्कमैन। इंडस्ट्री कैन नाइदर बी स्टैब्लिश और मेंटेन विदाउट अ वर्कमैन, बिना किसी वर्कमैन के ना तो इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जा सकता है ना ही मेंटेन कर सकते हैं। इट इज द वर्कमैन हु प्रोवाइड लेबर टू द इंडस्ट्री। ठीक है, वर्कमैन से ही क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए लेबर को प्रोवाइड किया जाता है। It is a reason that the workman has been given a special place in the Industrial Dispute Act. इसीलिए उसको क्या है, हम इतना सारा उस पर फोकस कर रहे हैं वर्कमैन पे, क्योंकि बिना वर्कमैन के कोई इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनके राइट्स और उनके जो भी बेजेस वगैरह हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो द वर्ड वर्कमैन हैज बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2C 2S ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, 2J के अंदर हमारा क्या डिफाइन कर रखा था, तो जे के अंदर हमारा वो डिफाइन कर रखी थी कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। 2S के अंदर क्या दे रखा है कि वर्कमैन कौन होता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन दे रखी है 2S के अंदर। अकॉर्डिंग इट, वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल टेक्निकल और ऑपरेशनल क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क्स फॉर हायर और रिवार्ड, whether the term of employment to be expressed or implied, and for the purposes of any proceeding under this act in relation to any industrial dispute include any such person who has been dismissed, discharged, retrenched in the connection with or as the consequences of that dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment had led to that dispute। ठीक है, देखो वर्कमैन कौन होता है, वर्कमैन कौन होता है, अ पर्सन जो कि एम्प्लॉयड किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जिसको एम्प्लॉयड किया जाता है वो इंडस्ट्री के अंदर एज अ मैनुअल वर्क करने के लिए, या कोई स्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड हो सकता है वो। ठीक है, स्किल्ड हो सकता है, कोई भी टेक्निकल वो हो सकता है, एक्सपर्ट वगैरह हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, क्लरिकल जो भी मैकेनिज्म वगैरह होते हैं, मैकेनिकल वो हो सकते हैं, सुपरवाइजरी वर्क हो सकता है, उसका जो सुपरवाइजर अपॉइंट किए जाते हैं वो हो सकते हैं, फॉर हायर कर हायर एंड रिवार्ड के लिए, वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, चाहे उसकी जो टर्म है एम्प्लॉयमेंट की वो एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो, एंड फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट in relation to an industrial dispute including any such person who has been, जिसको डिसमिस किया गया, डिस्चार्ज किया गया, रिस्ट्रेंच किया गया इन कनेक्शन विद और एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिस्प्यूट जो है, जिसके लिए और जो भी उसका डिसमिशल डिस्चार्ज हो रहा है, डिट्रीमेंट हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारा वर्कमैन कहलाता है, और उसको इस एक्ट के अंदर डील किया जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट इंक्लूड इन द वर्कमैन, ये फॉलोइंग पर्सन है, इनको वर्कमैन के अंदर नहीं गिना जाएगा। जैसे कि हु इज अ सब्जेक्ट टू द एयर फोर्स एक्ट एंड आर्मी एक्ट एंड नेवी एक्ट में कोई काम करते हैं वो नहीं होंगे। द पर्सन एम्प्लॉयड इन द पुलिस पुलिस सर्विसेज एंड जेल सर्विसेज वो वर्कमैन नहीं कहलाएंगे। द पर्सन एम्प्लॉयड इन द मैनेजरियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करते हैं वो नहीं होंगे। द पर्सन एम्प्लॉयड इन द सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉ बेसिस एक्सीडिंग वन was 16,000 रुपीज पर मेंसम। ठीक है, उसका बेसिस कितना है, एक्सीड कर रहा है, 1600 रुपये से एक्सीड कर रहा है उसका जो भी है बेसिस उसका, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं, उसके वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन है, तो पर्सन जो कि कौन है, एयरमैन या फिर आर्मी नेवी एयर फोर्स के अंदर कोई मेंबर है, या फिर जो कि एम्प्लॉयड है सर प्लस पुलिस सर्विसेज है, जेल सर्विसेज के अंदर, या फिर जो मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर काम करता है, या कोई भी पर्सन है जिसका जो भी बेजेस वगैरह है ना वो एक्सीड कर रहा है 16,000 रुपीज से पर मेंसम। ठीक है, तो वो इसके अंदर उसको वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, देन केस है इसके अंदर, मिस ए सुंदर अंबल वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। The Supreme Court held that it is required to bring any person within the definition of the workman, that such person shall be employed is in any skilled, unskilled, and manual, technical, supervisory, क्लरिकल वर्क। देखो कोई भी पर्सन को हम अगर वर्कमैन की डेफिनेशन में लेके आ रहे हैं ना, तो ये सारी उसकी होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयड करता हो किसी भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी और क्लरिकल वर्क होना चाहिए उसका, तभी हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की एज अ वर्कमैन को डील करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्कमैन की और इंडस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है।
देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ हाँ, एक्सप्लेन द टर्म्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड द इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। अब देखो, एक तो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। और एक हमारा इंडिविजुअल डिस्प्यूट होता है कि जैसे वर्कमैन के बीच में किसी और पर्सन से हो जाता है जो कि इंडस्ट्री का नहीं है, किसी आउटसाइड है, क्या वो भी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और इनके बीच में क्या डिफरेंट है वो देखेंगे हम। The word industrial dispute has an important place in the Industrial Dispute Act 1947 because the whole system revolves around this word, ठीक है, और expression. The title of this act itself shows the importance of the word industrial dispute, ठीक है। Definition क्या है इसकी? The term industrial dispute has been defined under the section 2K के अंदर define किया गया है of the Industrial Dispute Act 1947. Acco- According to it, industrial dispute means any dispute or differences between the employer, कोई भी कोई या तो कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई डिफरेंसेस हो गए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में हो गए, या बिटवीन द एम्प्लॉयज और वर्कमैन, वही बात हो गई, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में हो गए, या बिटवीन द वर्कमैन द, देयर इज सम रॉन्ग, ये सेम सेम लिख दिए हैं दोनों। देखो, जैसे ये मैंने आपको कल ही बताया था कि डिस्प्यूट जो होता है ना, किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में होता है, एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, मैं इसको सही करती हूँ, एक मिनट। ऐसे हो सकता है ये। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, एंड वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में। मैंने आपको ये चीजें कल भी बताई थी कि डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, मालिक और मालिक के बीच में हो सकता है, या एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, जो मालिक है या वर्कमैन है उसके बीच में हो सकता है, एंड वर्कमैन के बीच में हो सकता है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। विच इज अ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और द नॉन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और विद द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन ऑफ द लेबर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, या तो टर्म से लेके हो सकता है या फिर कोई कंडीशन है उनके रिगार्डिंग हो सकता है। देखो, द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अकॉर्डिंग टू इट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, between employer or workman, between workman and workman, which is connected with the employment or the non-employment, or with the terms of the employment or with the condition, ठीक है। किसके रिगार्डिंग हो सकता है? टर्म्स के रिगार्डिंग हो सकता है, कंडीशंस हो सकती है, लेबर लॉज की उसके रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर और वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन होगा, ठीक है। फॉलोइंग असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी, ठीक है, वर्कमैन की, उसके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के, उसके अंदर क्या क्या फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं, उस डेफिनेशन को एकदम तोड़ के रख दिया है, तो हमें इस तरीके से अपने आंसर में भी इस तरीके से लिखना चाहिए। डिस्प्यूट एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द एम्प्लॉयर वर्कमैन, वर्कमैन वर्कमैन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, ठीक है। एंड सच डिस्प्यूट इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयमेंट एंड द नॉन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एंड विद द टर्म्स एंड द एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशन द लेबर, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, कंडीशन क्या है लेबर के, उस तरीके से डिस्प्यूट हो सकते हैं। Such disputes or the different could be सब dispute and differences could be related to any workmen से हो सकते हैं, और वर्कमैन से हो सकते हैं, और एनी अदर पर्सन से होते हैं विच दे कीप इन द इंटरेस्ट कलेक्टिव, जिनके कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है उनके रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। बिटवीन द डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स के बारे में, तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, वेयर एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू सेवरल पर्सन से डील करते हैं। देखो, इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन से डील करते हैं, इंडस्ट्रियल सेवरल पर्सन होते हैं, वर्कमेंस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अ मैटर रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ एनी पर्सन इज एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्प्यूट डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द अदर वर्कमैन और द ट्रेड, वेयर एज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज सपोर्ट ऑफ द अदर वर्कमैन एंड द यूनियन। जो इंडिविजुअल जो डिस्प्यूट होता है ना, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है किसी वर्कमैन का या यूनियन का, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सपोर्ट मिलता है अदर वर्कर्स का भी और यूनियन का भी। इंडिविजुअल डिस्प्यूट हैज द इंटरेस्ट ओनली फॉर ओनली ऑफ ओनली वन पर्सन का इंटरेस्ट वेस्ट होता है इनके अंदर, और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है ना, उसमें जितने भी सेवरल पर्सन होते हैं उन सबका इंटरेस्ट इसमें कवर होता है।
व्हेन इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम इंडस्ट्रियल, कब कोई इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल हो सकता है? तो जनरली इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज दैट विच इज रिलेटेड टू द एनी पर्टिकुलर पर्सन एंड रेज्ड बाय द पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होता है और पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इनको रेज किया जाता है। सच इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिकम इंडस्ट्रियल व्हेन रेज्ड सपोर्ट, जब उनको रेज या सपोर्ट किया जाता है सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्कमेन के द्वारा, इंडस्ट्री के जो वर्कमेन है उनके द्वारा, या किसी ट्रेड यूनियन के द्वारा, किसी बॉडी जो कि रिलेटेड है वर्कमेन से रिलेटेड है या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, इन लोगों के द्वारा अगर उसको सपोर्ट किया जाता है तो कोई भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट क्या बन सकता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है। इसमें जैसे केसेस हैं कि न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यूपी का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी पर्सनल डिस्प्यूट रेज्ड बाय एनी वर्कमैन इज नॉट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, किसी भी पर्सन ने अपना कोई पर्सनल इश्यू रेज किया है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं हो जाएगा, लेकिन इट कैन बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट only when it is raised by the sufficient number of the workmen and or by any trade union, जब उसको रेज या सपोर्ट किया जाएगा सफिशिएंट नंबर ऑफ द वर्कमेंस के द्वारा या फिर ट्रेड यूनियन के द्वारा, तो वो क्या बन सकता है? हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है। अब इसका स्टेटस देखते हैं, सेक्शन जब 2A जब इसको अमेंड करके जब ऐड किया गया था उसके बाद इसका स्टेटस क्या है? तो एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज कंसर्न टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय सपोर्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ, जो भी कोई भी इंडिविजुअल डिस्प्यूट होता है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब बनता है? जब कोई नंबर ऑफ वर्कमैन या ट्रेड यूनियन इसको सपोर्ट करता है। बट सम टाइम ले ले किचन में से, बकवास मत करें, यहाँ देखो, एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट इज कंसर्न टू द इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय सपोर्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ द वर्कमैन इन ट्रेड यूनियन, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल जो डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सपोर्ट में का मतलब इंडस्ट्रियल कंसर्न कब कर सकता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से जब उसको सपोर्ट किया था नंबर ऑफ वर्कर्स के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा। लेकिन sometimes situation arise when a single workman is unable to obtain the support and the sufficient number of workmen in the trade union, लेकिन कुछ टाइम ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ जो एक सिंगल वर्कमैन होता है वो सपोर्ट नहीं ऑब्टेन कर पाता है, ठीक है, अनेबल होता है ऑब्टेन करने में। तो टू फेस दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब अराइज होती है ना, तो इसीलिए हमारा जो सेक्शन 2A है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1965 बाय द अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब देखो सेक्शन 20A बोलता क्या है? दैट वेयर एनी एम्प्लॉयर discharged, dismissed, retrenched, or otherwise terminated as the service of individual workman. Any dispute or the differences between the workman and his employer connected with or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment, termination shall deem to be the industrial dispute, notwithstanding that no other workman or any union workman is a party to the dispute. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर किसी भी वर्कमैन का क्या कर दिया जाता है, डिस्प्यूट किस वजह से अराइज हो रहा है? क्योंकि किसी एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया है, किसी वर्कमैन को डिस्चार्ज कर दिया है, डिसमिसल कर दिया है, उसका रिट्रेंचमेंट या टर्मिनेशन कर दिया है सर्विसेज से, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको किसी भी अदर वर्कमैन के ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिले, उनके द्वारा इसको रेज किया गया हो। इंडिविजुअल वर्कमैन के द्वारा भी अगर इसको रेज किया गया है ना, तो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो भी सेकंड यूनिट है उसके ऊपर। यहाँ तक हमने वो फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो भी चीजें थी उनको कवर कर लिया है, ठीक है। अब हमारी सेकंड यूनिट देखते हैं। सेकंड यूनिट में क्या बोल रखा है? मेथड्स के बारे में बता रखा है कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं सेटलमेंट कराने के लिए, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्कस द वेरियस अथॉरिटीज सेटअप फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड देयर पावर एंड ड्यूटीज, उनकी सेटलमेंट के मेथड्स कौन कौन से और उनकी पावर एंड ड्यूटीज कौन कौन सी है। इंडस्ट्रियल disputes are different from the general disputes, different अलग होते हैं, and it is a reason that the Industrial Dispute Act 1947 provide the special authorities provide की गई है सेक्शन 3 से लेके 9 तक। अब वो अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं? देखो एक तो वर्किंग कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी सेक्शन 3 प्रोवाइड कराता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्क कमेटी, सेक्शन 3 डील करता है इससे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्क कमेटी इज टू क्रिएट फीलिंग ऑफ द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। इसका मेन पर्पस क्या होता है इस वर्क कमेटी का? कि म्यूचुअल जो कॉर्पोरेशन है ना एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, उसको मेंटेन करके रखना। इट इज द बॉडी डिटरमाइन द गुड फेथ एंड द कॉमन इंटरेस्ट, ये कॉमन इंटरेस्ट जो होते हैं वर्कमैन के एम्प्लॉयर के, उनको डिटरमाइन करने में क्या करती है ये? इनको डिटरमाइन करती है। द वर्क कमिटी इज established बाय द जर्नल स्पेशल ऑर्डर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको क्या करती है? एस्टेब्लिश करती है बाय जर्नल स्पेशल ऑर्डर निकाल के। द कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, जो ये कमेटी होती है ना इसमें मेंबर कौन होते हैं? वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसके अंदर मेंबर होते हैं। द कमिटी और द फॉलोइंग ड्यूटीज होती है कमिटीज की, जैसे टू अडॉप्ट करना मेजर फॉर सिक्योरिंग द गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड
वर्कमैन के कुछ जो मेजर्स होते हैं उनको अडॉप्ट करना, जिससे कि उनके बीच में जो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है उसको मेंटेन किया जा सके। टू अचीव द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए जो भी ड्यूटीज वगैरह है उनको फुलफिल किया जाएगा। जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, कंसर्न है ना एम्प्लॉयर और वर्कमैन के, उनको मेंटेन किया जा सके। ठीक है। सेकंड आता है हमारा कंसिलेशन ऑफिसर। कंसिलेशन ऑफिसर क्या बोलता है? सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर। सेक्शन 4 इससे डील करता है कंसिलेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से। कंसिलेशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड किया था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करते हैं वो उसके अपॉइंटमेंट को, तब उसको अपॉइंट किया था। कंसिलेशन ऑफिसर में वन और मोर हो सकते हैं एंड देयर जुरिडिक्शन में भी वन और मोर इंडस्ट्री में हो सकता है। मतलब जैसे कि एक कंसिलेशन ऑफिसर है तो वो एक से ज्यादा जुरिडिक्शन के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंसिलेशन ऑफिसर में भी अपॉइंटेड किया जा सकता है परमानेंटली और फॉर द लिमिटेड टाइम के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर आर क्या होते हैं? टू मीडिएट करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, टू सेटल करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, एनकरेज करना एम्प्लॉयर वर्कमैन को फॉर द जस्टिफिएबल एंड हार्मोनियस सेटलमेंट करने के लिए एनकरेज करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे कंसिलेशन बोर्ड है। सेक्शन 5 बात करता है द एक्ट प्रोवाइड दैट द बोर्ड ऑफ द कंसिलेशन इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट। ये भी स्टैब्लिश किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, नोटिफिकेशन निकालते हैं गैजेट के अंदर। ठीक है। बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन। बोर्ड में कौन होते हैं? एक चेयरपर्सन होते हैं एंड टू और फोर अदर मेंबर्स होते हैं, या तो दो या चार अदर मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है ना वो सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन होता है ना, तो वो दोनों पार्टी में से किसी से बिलोंग नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। एंड द अदर जो पर्सन होते हैं वो सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिस्प्यूटेड पार्टीज के। द मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है अपॉइंटमेंट करने का बोर्ड का? इज टू ब्रिंग द टू पार्टीज टू द डिस्प्यूट, टू सिट टुगेदर एंड सॉल्व आउट देयर डिफरेंसेस एंड फाइंड आउट द आउट वेज एंड मीन्स टू सेटल देम। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? कि टू ब्रिंग द दोनों पार्टीज को एक साथ बिठा के जो भी मैटर है उसको सॉल्व किया जा सके। एंड कोई जो भी अच्छे जो तरीके हैं, जैसे कि मीन्स हैं जिससे सेटल किया जा सके, उनको फाइंड आउट करना। व्हेन द कंसिलेशन ऑफिसर, अब जब कंसिलेशन ऑफिसर अपनी प्रोसीडिंग में फेल हो जाता है ना, तब वो क्या करते हैं? जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रेफर करते हैं सेक्शन 10 के अंदर, किसके लिए? बोर्ड के लिए उनको मैटर रेफर करते हैं। ठीक है। 4 क्या बोलता है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इट कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर अदर मोर देन वन मेंबर। इसके अंदर भी एक से ज्यादा मेंबर्स होते हैं। इन केस ऑफ द मोर देन वन पर्सन, चेयर पर्सन, जब एक से ज्यादा पर्सन होता है तो एक चेयर में चेयर मेंबर तो होता ही है, शैल बी अपॉइंटेड किया जाता है उसको। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शैल बी अपॉइंटेड की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नोटिफाई, ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको नोटिफाई किया जाता है कि उसको अपॉइंट किया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है अपॉइंटमेंट द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का? इज टू इंक्वायर द डिस्प्यूट पॉइंट, डिस्प्यूट जो भी होता है उसको डिटरमाइन करना, उसको इंक्वायरी करना। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड व्हेन, इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है या नेसेसरी होती है इंक्वायरी करने के लिए किसी मैटर में कनेक्टेड विद और रेलिवेंट है जो कि डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ठीक है। उसमें नेसेसिटी है कि हमें उसमें इंक्वायरी करनी है तो उसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट 5 क्या बोलता है? लेबर कोड। प्रोविजन ऑफ द लेबर कोड हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 किससे डील करता है? लेबर कोड से डील करता है। को लेबर कोड भी आर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर दिस नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट इज रिक्वायर्ड होता है। द नंबर ऑफ द लेबर कोड जो होते हैं मे बी वन हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो भी जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं, एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। एंड देयर इज अ चेयर पर्सन होता है लेबर कोर्ट के अंदर, जो कि कौन होता है? या तो वो हो सकता है जज हो सकता है हाई कोर्ट के। ठीक है। या फिर वो हो सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं या एडी जो हो सकता है, जिनको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। थर्ड बोलता है कि कोई भी पोस्ट हो सकते हैं जुडिशियल ऑफिसर, कोई और जुडिशियल ऑफिसर्स होता हो सकते हैं, सिविल के, क्रिमिनल के, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस है एज पर द सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। अब इनकी ड्यूटीज क्या रहती हैं? एडजुडिकेशन करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का रिलेटिंग टू मैटर मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी मैटर दे रखे हैं उनके रिगार्डिंग एडजुडिकेशन करना। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? कि राइट्स और जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है ना, उनको डिटरमाइन किया जाता है कोर्ट के द्वारा। फाइनली जिनको राइट्स एंड ड्यूटीज को जहाँ डिटरमाइन किया था उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। परफॉर्मेंस अदर ड्यूटीज जो भी प्रोवाइडेड की गई हैं उनको परफॉर्म करना। द मैटर सेकंड शेड्यूल के मैटर कौन से होते हैं? जैसे कॉम्पिटेंसी एंड लीगलिटी लीगल ऑर्डर इश्यूड बाय द एम्प्लॉयर अंडर द परमानेंट ऑर्डर। ठीक है। एंड डिसमिसल करना, रिमूवल करना वर्कमैन का, विड्रॉ कर लेना किसी कस्टमरी रिलीफ को, प्रिविलेजेस जो प्रिविलेजेस दी जा रहे हैं वर्कमैन को, उनको विड्रॉ कर लेना। एंड वैलिडिटी ऑफ द स्ट्राइक एंड लॉकआउट को रिगार्डिंग कोई चीज है तो वो हमारे इस डिस्प्यूट किसके अंदर आते हैं? हमारे लेबर कोड के अंदर आते हैं।
देन हमारा आता है ट्रिब्यूनल। 7A बात करता है इसमें ट्रिब्यूनल के बारे में, ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर। द नंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन बी वन और मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, उनके जज होंगे, या फिर हमारे डीजे साहब और एडीजे साहब हो सकते हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। नेशनल ट्रिब्यूनल कौन होते हैं, सेक्शन 7B के अंदर प्रोवाइड किया गया है। देखो इन दोनों को अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए दोनों को, ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को। ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ट्रिब्यूनल, सेक्शन बी बात करता है, वन मेंबर ऑफ द नेशनल ट्रिब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है नेशनल ट्रिब्यूनल के, शैल बी द पर्सन होता है हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि कौन होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो मे इफ इट थिंक फिट, उनको सही लगता है तो अपॉइंट कर सकते हैं टू पर्सन एज अ एक्सेसर टू हेल्प एंड एडवाइज द नेशनल ट्रिब्यूनल इन द प्रोसीडिंग बिफोर इट। जो भी प्रोसीडिंग हो रही है नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर, उसके जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है तो दो एक्सेसर्स को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है उनको हेल्प और एडवाइस करने के लिए। नेशनल ट्रिब्यूनल आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो वो डील किया जाता है इसमें। और आर ऑफ सच अ नेचर दैट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड इन द मोर देन वन स्टेट, कि कोई भी इंडस्ट्री है जो कि स्टेब्लिश है एक से दो ज्यादा स्टेट्स के अंदर स्टेब्लिश्ड है। ठीक है। और कोई डिस्प्यूट है जो कि अफेक्ट कर रहा है उनके इंटरेस्ट को, तो भी हम क्या कर सकते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते हैं। देन हमारा आता है आर्बिट्रेशन। 8 बोलता है आर्बिट्रेशन के बारे में। देखो इसमें क्या बोल रखा है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इट इज सिंपल सिस्टम, ये एक एकदम से सिंपल सिस्टम है ये। आर्बिट्रेशन जो होता है वो सिंपल प्रोसीडिंग होती है। एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कैन वॉलंटरली रेफर कर सकते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इसको, आर्बिट्रेशन को। ठीक है। एंड सेक्शन 10A इसके बारे में बात करता है कि बोलता है, एक्ट सेज दैट वेयर देयर एग्जिस्ट एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एग्जिस्टिंग एन एप्रीहेंशन ऑफ इट, मतलब यहाँ तो कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या उसका एप्रीहेंशन है कि ऐसी तरीके का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, तो देयर द एम्प्लॉयर वर्कमैन क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकते हैं। जो डिसीजन होता है आर्बिट्रेशन का वो कैसा होता है, उसको हम अवार्ड बोलते हैं। तो ये हमारी अथॉरिटीज हो गई जो भी हमने सेटलमेंट के जो भी मेथड्स होते हैं उनमें डील करने वाली जो अथॉरिटीज है, ये सारी अथॉरिटीज हो गई। अब इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ठीक है, पावर सॉरी, पावर्स क्या दे रखी है, तो सेक्शन 11 पावर से डील करता है इसके। तो पावर्स में क्या बोल रखा है कि सेक्शन 11 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 मेंशन द पावर ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड एंड लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल की पावर्स दे रखी है इसमें। जैसे कि फर्स्ट पावर दे रखी है टू एंटर इनटू द प्रेमाइसेस। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 बोलता है कि प्रोवाइडेड कंसिलिएशन ऑफिसर हो गया, बोर्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गए लेबर कोर्ट्स के, या फिर ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल क्या कर सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी कराने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए इनटू एनी एग्जिस्टिंग और एप्रीहेंडेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भी एग्जिस्ट करता है या एप्रीहेंड है कि बाद में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, इसके लिए इंक्वायरी करने के लिए किसी प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हैं, जो कि ऐसी प्रेमाइसेस है जो कि जो इस्टेब्लिश की गई है उस डिस्प्यूट से रिगार्डिंग है, मतलब जहां वो डिस्प्यूट हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रेमाइसेस है उसमें एंटर कर सकते हैं। बट बिफोर एंटरिंग सच प्रेमाइसेस सच अथॉरिटी मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस ऑफ इट्स इंटेंट टू डू सो, मतलब अपनी जो भी इंटेंशन है ना उसके बारे में बताने के लिए वो रीजनेबल नोटिस देगी जिस भी प्रेमाइसेस में वो एंटर कर रहे हैं। तो जो भी प्रेमाइसेस है उसका जो भी ऑनर होगा या जिसके पोजेशन में है वो, उनके लिए एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा कि हमारा हम जो है इंक्वायरी करना चाहते हैं इस जगह पे। ठीक है। सेकंड बात करती है पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर्स क्या होती हैं, जैसे कि सम्मन करना, अपीयर करवाना, अटेंडेंस रिक्वायर करना, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना, विटनेसेस को एग्जामिनेशन करना, ये सारी होती है। तो ये जो हमारे जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जो बोर्ड है, जो कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, उनके पास में भी क्या होती है, सिविल कोर्ट की पावर होती है, जो कि हमारे सीपीसी के अंदर 1908 में दे रखी है। ठीक है। कौन-कौन सी पावर होती है, इन्फोर्सिंग कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, अटेंडेंस मंगवा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं उसको ओथ पर, कंपेलिंग कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, मटेरियल जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, एग्जामिन कर सकते हैं किसी विटनेस का, और जो भी रिस्पेक्टेड मैटर्स हैं, जो भी रिस्पेक्ट ऑफ सच अदर मैटर जो भी प्रोवाइड किए गए हैं, वेस्कअप किए गए हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। जहां जरूरत पड़ती है कमीशन की तो कमीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड क्या बोल रखा है, पावर टू कॉल द रिकॉर्ड एंड एग्जामिनेशन। सबसेक्शन 11 और 4 के अंदर सबसेक्शन सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 में बोल रखा है, एक्ट टू प्रोवाइड दैट कंसोलिडेशन ऑफिसर में इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन को, इन्फोर्स कर सकते हैं कि अटेंडेंस उसकी कर सकते हैं, किसके लिए, पर्पस क्या है उनका, एग्जामिनेशन करवाना, किसी भी व्यक्ति की अगर अटेंडेंस रिक्वायर्ड की जा रही है किसके लिए, एग्जामिनेशन करवाने के लिए, या जो भी डॉक्यूमेंट है उनका इंस्पेक्शन करवाने के लिए, जो कि उनको लगता है कि रेलिवेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए या कैरिंग आउट
एनी अदर ड्यूटीज, जो भी अब कोई ड्यूटीज है उसको जो इम्पोज की गई है उसको फुलफिल करवाने के लिए जरूरी है, तो वो ऐसा कर सकते हैं हम। फोर्थ है पावर टू अपॉइंट एक्सेसर। सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 में बोलता है इस एक्ट के में दैट अ लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल में थिंक फिट अपॉइंट कर सकते हैं वन और मोर पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, जिसको स्पेशल नॉलेज होती है एज अ एक्सेसर उसको अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द एडवाइस करने के लिए प्रोसीडिंग्स में जितने भी टाइम के लिए जरूरत होती है उतने टाइम के लिए। ठीक है। फिफ्थ बोलता है बी अ पब्लिक सर्वेंट। इसमें क्या बोल रखा है देखो, इसमें बोल रखा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 में बोलता है प्रोवाइडेड दैट ऑल द कंसिलेशन ऑफिसर मेंबर ऑफ द बोर्ड कोर्ट और द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और द नेशनल ट्रिब्यूनल शेल डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट, उन सबको क्या माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि अब हमारा बीएनएस सेक्शन का 28 हो चुका है। मीनिंग देयर बाय अब उनको पब्लिक सर्वेंट डील किया जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया चाहिए। नो प्रोसिक्यूशन कैन बी कमेंस्ड अगेंस्ट द कंसिलेशन ऑफिसर मेंबर ऑफ द बोर्ड कोर्ट और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल विदाउट द प्रायर परमिशन। मतलब वो जो है गुड फेथ में काम कर रहे हैं, एक पब्लिक सर्वेंट है, उनका ड्यूटी है ये सारी चीजें करने की, तो उनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती है। अगर कोई करनी है ना प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की फॉर द वर्क जो भी उन्होंने काम किया है डन बाय देम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी। और जब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो भी काम किया गया उसके अगेंस्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग या प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करना है तो उससे पहले हमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। 6 क्या बोल रखा है, पावर टू ऑर्डर एक्सपेंसेस। सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है, द एक्ट प्रोवाइड दैट लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर की ऑर्डर दे सकते हैं वो रिगार्डिंग द पेमेंट एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं प्रोसीडिंग के टाइम पे जितना भी एक्सपेंसेस जो होते हैं जितने भी खर्चे हुए हैं ना उसके लिए उसका पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं ये। एंड दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल हैज अ राइट होता है, उनको डिमांड कर सकते हैं कि हु शैल पे द कॉस्ट प्रोसीडिंग एंड टू होम इट शैल बी पे एंड व्हाट शैल द अमाउंट ऑफ पेमेंट कितना हो सकता है एंड अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो रिकवर कॉस्ट रिकवर करने का प्रोसीजर किस तरीके से हो सकता है, तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं ये लोग। ठीक है। नेक्स्ट है बी अ सिविल कोड। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 8 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड कराता है जैसे एवरी जो लेबर कोर्ट है ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल है वो क्या माने जाते हैं, सिविल कोड माने जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 345 346 348 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए। ठीक है, जो कि हमारा बीएनएसएस है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उसके रेस्पेक्टिंग सेक्शंस होंगे उनके अकॉर्डिंग। मीनिंग वाई इज दैट लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल कैन बी पेनलाइज्ड फॉर इट्स अटेम्प्ट, जो भी उनके कंटेम्प्ट होगा ना, सॉरी कंटेम्प्ट, जो भी कंटेम्प्ट होगा उसके लिए उनको क्या किया जाएगा, पिनलाइज किया जाएगा, इसलिए उनको क्या माना जाता है, सिविल कोर्ट की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। 8 बोलता है बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 बोलता है प्रोवाइडेड दैट एवरीज इंक्वायरी और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है बोर्ड के द्वारा लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको हम क्या मान के चलेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग मान के चलेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर जो दे रखा है, जो कि अब हमारा बीएनएस है और रेस्पेक्टिंग सेक्शन जो भी होंगे। ठीक है। मीनिंग क्यों हम उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मान के चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर कोई फॉल्स एविडेंसेस दे देते हैं ना ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इंक्वायरी के टाइम पे, तो उस पर्सन को क्या किया जा सके, पेनलाइज किया जा सके। नहीं तो ऐसे हर एक कोई व्यक्ति क्या करेगा, फॉल्स एविडेंसेस को लाके प्रोड्यूस कर देंगे कोर्ट के सामने, तो इसीलिए इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा जिससे कि उसको पिनलाइज किया जा सके। अब इनकी ड्यूटीज क्या रहती हैं देखो, ड्यूटीज क्या बोल रखे थे, ड्यूटीज ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर बोर्ड लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन 12 टू 15 डील करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, प्रोवाइड की गई है कि ड्यूटी ऑफ द कंसिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी क्या रहती है, सेक्शन 12 बात करता है इसके रिगार्डिंग। कंसिलेशन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या रहती है, सेक्शन 12 बात करता है। इसमें बोल रखा है, पहला बोलता है कि वेयर एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और एप्रीहेंशन इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द कंसिलेशन ऑफिसर में होल्ड कर सकता है कंसिलेशन प्रोसीडिंग को, जो भी मैनर है उसके अंदर। ठीक है। ही शैल without any delay investigation the dispute and all the matter affecting the merits and the take step to the settlement of the dispute, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो बिना किसी डिले इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी इफेक्टिव मैटर्स होंगे उन जो भी इफेक्टिव स्टेप्स होंगे उनको लेगा उनके रिगार्डिंग। ठीक है। इफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट और एनी अदर मैटर इन द डिस्प्यूट इज अराइव, अगर जो भी सेटलमेंट हो जाता है इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफ, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। इन द केस नो, अगर नहीं होता है, नहीं सॉरी, जिसने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिस मैटर में उसको अपॉइंट किया है ना उसके लिए क्या करेगा, वो अगर सेटलमेंट हो जाता है तो वो उस मैटर में क्या करेगा, सेटलमेंट करवाएगा। अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा उसकी एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सेंड करेगा विद द इंटेंशन टू स्टेट द फैक्ट, उसमें वो सारे फैक्ट्स लिखेगा एंड स्टेप्स लिखेगा जो भी उसने स्टेप्स लिए हैं और क्या इंटेंशन थी उसकी, वो सारी चीजें उसमें लिखेगा एंड रीजंस लिखेगा कि किस रीजन की वजह से वो सेटलमेंट नहीं हो पाया है।
ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट सेल रेफर द डिस्प्यूट टू द कंसोलिडेशन बोर्ड। अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है तो जो भी कंसोलिडेशन ऑफिसर की जो भी डिस्प्यूट है ना उसको किसको भेज देगा, रेफर कर देगा कंसोलिडेशन बोर्ड को या लेबर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को नेक्स्ट फॉर द एडजुडिकेशन के लिए। और जो भी रिपोर्ट है ना वो सबमिट की जाएगी 14 डेज में, जिस दिन कमेंसमेंट हुआ है कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग का उस दिन से, जिस दिन से चालू हुई है प्रोसीडिंग उस दिन से 14 दिन के अंदर अंदर क्या बन जाएगी, रिपोर्ट भेज दी जाएगी, या फिर जो भी टाइम फिक्स्ड किया जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उस टाइम में। ठीक है। सेकंड बोलता है ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड की ड्यूटीज क्या रहती हैं, तो सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड कंसिलेशन दे आर फॉलोइंग। ठीक है। ऐसा बोल रखा है, फर्स्ट बोलता है कि वेयर अ डिस्प्यूट हैज बीन रेफर टू द बोर्ड अंडर द एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड। जब कोई भी रेफर किया जाता है डिस्प्यूट या मैटर रेफर किया जाता है बोर्ड के सामने, तो बोर्ड की क्या ड्यूटी रहती है कि वो उसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा डिस्प्यूट को एंड ऑल द थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टी टू सेटलमेंट, जिससे क्या कर सके वो पार्टीज को सेटलमेंट करवा सके, वो सारी चीजें वो करेगा। सेकंड बोलता है इफ सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट इज अराइव, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो बोर्ड क्या करेगा, एक शेल सेंड अ रिपोर्ट, उसकी एक रिपोर्ट भेजेगा किसके लिए, देयर ऑफ टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए, टुगेदर विद अ मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट। जो भी सेटलमेंट का एक मेमोरेंडम भी उसके साथ भेजेगा, रिपोर्ट के साथ में एक मेमोरेंडम भेजेगा सेटलमेंट का, जिसपे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर्स किए जाएंगे। थर्ड बोलता है इन केस ऑफ नो सेटलमेंट इज अराइव, अगर कोई सेटलमेंट नहीं होता है तो कंसिलेशन ऑफिसर शैल एज सून एज पॉसिबल send a report to the appropriate government with the intention to that the fact or the steps taken by him reason arriving, जो भी हमने उसमें पढ़ा था ना अभी सबसेक्शन, सॉरी उसमें कंसिलेशन ऑफिसर की जो ड्यूटीज में पढ़ा था कि अगर सेटलमेंट अराइव नहीं होता है तो वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा इसके रिगार्डिंग, वो अपने इंटेंशन बताएगा उसमें किस इंटेंशन, क्या इंटेंशन थी उसकी, कौन से स्टेप्स उसने लिए, क्या रीजन थे जिसकी वजह से सेटलमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है। फोर्थ बोलता है द बोर्ड शेल सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को कितने टाइम में, विद इन द 2 मंथ्स, जिस दिन से क्या हुआ है बोर्ड को वो मैटर रेफर किया गया है उस दिन से क्या करेगा, 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट को सबमिट करेगा, और विद इन सच शॉर्टर पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट, और जो भी कम छोटा मतलब शॉर्टर पीरियड में जितना भी कम पीरियड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाएगा उतने पीरियड में क्या करेगा वो रेफर करेगा रिपोर्ट को। ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ फिर थर्ड आता है हमारा ड्यूटीज द कोर्ट, कोर्ट की ड्यूटीज के बारे में बात करता है कि सेक्शन 14 मेंशन दैट द ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट वेयर एनी डिस्प्यूट इज रेफर टू द कोर्ट फॉर इंक्वायरी, कोई भी जब रेफर किया जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए, देन द फॉलोइंग ड्यूटीज होती हैं कोर्ट की, कि इंक्वायरी कर सकता है मैटर में जो कि रेफर किया गया है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, जो भी उसको मैटर रेफर किया है उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकता है, एंड मेक रिपोर्ट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए एक रिपोर्ट बनाएगा ऑन द इंक्वायरी हेल्ड ऑन दैट मैटर, जो भी उसने इंक्वायरी की है, जो भी मैटर में इंक्वायरी की है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगा। जो ये इंक्वायरी है कि 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। जिस दिन से मैटर रेफर किया गया उस दिन से 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ बोलता है ड्यूटीज ऑफ द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो इसे बोल रखा है सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट मेंशन दैट ड्यूटी ऑफ द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल, अकॉर्डिंग टू इट वेयर एनी डिस्प्यूट इज रेफर टू द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, जब कोई भी मैटर रेफर किया गया है लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, नेशनल ट्रिब्यूनल को, देन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल की ये ड्यूटी है कि वो क्या करेंगे, इमीडिएटली बिगिन द प्रोसीडिंग। ठीक है। तुरंत की तुरंत क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से क्या करेंगे, जो भी प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे एंड सबमिट करेंगे अवार्ड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी अवार्ड पास करेंगे उसको सबमिट करेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए, जो भी टाइम फिक्स किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन एंड कंपलसरी एडजुडिकेशन। ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि कौन से मेथड्स होते हैं सेटलमेंट के, उनकी पावर्स क्या होती है और उनकी ड्यूटीज क्या रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो भी हमारा टॉपिक है वो है वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन क्या होता है एंड कंपलसरी एडजुडिकेशन क्या होता है। देखो अब इसका हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रखा है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज इनेक्टेड किया गया था टू एंश्योर पीसफुल रेजोल्यूशन करने के लिए ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज। इट प्रोवाइड वेरियस मैकेनिज्म सच एज अ कंसिलेशन आर्बिट्रेशन एडजुडिकेशन, काफी सारे मैकेनिज्म प्रोवाइड किए इसने कंसिलेशन एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन के तरह से। अमंग दीज उनमें से ही जो एक तो होता है हमारा वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन और एक होता है हमारा कंपलसरी एडजुडिकेशन। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। अब हम इनको देखते हैं। पहला है हमारा वॉलेंटरली एडजुडिकेशन, सॉरी वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन। ये सेक्शन 10A इससे डील करता है, वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन से। इसका मतलब क्या होता है, वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन रेफर टू अ मेथड वेयर बोथ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन म्यूचुअली एग्री करते हैं टू सबमिट देयर डिस्प्यूट टू द इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग लेबर कोर्ट अदर ट्रिब्यूनल। वो जो भी पार्टीज होती है ना, डिस्प्यूटिंग पार्टीज होती हैं जिसमें वर्कमैन और एम्प्लॉयर जो होते हैं वो वॉलेंटरली क्या करते हैं,
वॉलेंटरली या म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपना जो भी डिस्प्यूट होगा उसको हम किसके सामने रखेंगे, आर्बिट्रेटर के पास रख जाए लेके जाएंगे, क्योंकि जो भी लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, उनमें बहुत टाइम लगता है प्रोसीडिंग्स को लेकर। ठीक है, और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए वो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपना जो मैटर है किसके पास ले जाएँगे, आर्बिट्रेटर के पास ले जाएँगे, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ठीक है, इसका लीगल प्रोविजन सेक्शन 10 ए है ऑफ द एक्ट। इसके फीचर्स क्या होते हैं? बेस्ड होता है, फ्री कंसेंट होती है दोनों पार्टीज की, एग्रीमेंट होता है राइटिंग के अंदर, राइटिंग में एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में। आर्बिट्रेटर में भी सिंगल पर्सन हो सकता है या फिर पैनल हो सकता है। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट इज सेंड की जाती है गवर्नमेंट के लिए। जो भी कॉपी होती है एग्रीमेंट की, वो गवर्नमेंट के लिए सेंड की जाती है। और गवर्नमेंट के लिए इस भेजने का क्या पर्पस है यहाँ पे? क्योंकि इसलिए कि अगर पार्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, या फिर पार्टीज तो सेटिस्फाई हो गई कि जो भी अवार्ड पास किया जाता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे, लेकिन जो जस्टिस निकल के आ रहा है ना, वो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरीके का जस्टिस नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसको दूसरे मेथड्स जो है उनको रेफर कर सकती है, इसलिए उसकी एक कॉपी भेजना गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी होता है। एंड अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज पे जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का जो भी अवार्ड होता है वो बाइंडिंग होता है। प्रोसीजर क्या होता है, क्यों फॉलो करते हैं इसको हम? क्योंकि डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के बीच में डिस्प्यूट होता है, बोथ द पार्टीज एग्री करती है रेफर करने के लिए डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए। रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है इसके अंदर, आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, आर्बिट्रेटर हियर करता है बोथ द साइड, दोनों पार्टीज को सुनता है वो। एंड आर्बिट्रेटर गिव अवार्ड देता है इसमें, और अवार्ड इज पब्लिश किया जाता है एंड बिकम इन्फोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? तो एडवांटेज देखते हैं पहले। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें कि क्विक सेटलमेंट हो जाता है, झटके से सेटलमेंट होता है एकदम से। एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये, जिससे कि वर्कमैन भी जिसको वर्कमैन को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए इसमें। कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। ठीक है, और इनफॉर्मल रहता है, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है, मतलब ज्यादा हम प्रोसीजर जो लॉज होते हैं ना, उनको कंपलसरी फॉलो नहीं करते हैं इसमें। हेल्प करता है मेंटेन करने में कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को, रिड्यूस करता है जो कोर्ट्स के जो बर्डन है ना, उनको इसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ बोथ द पार्टीज, के दोनों पार्टीज की विलिंगनेस पर डिपेंड करता है। और जरूरी नहीं है ना कि दोनों पार्टीज एग्री एक टाइम पे एग्री हो गई हो, अब क्या बाद में उनका मूड चेंज हो जाए किसी एक पार्टी का। ठीक है, लिमिटेड लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, पॉसिबिलिटीज होती है बाय द आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर क्या हो जाएगा, किसी एक पक्ष के अंदर हो जाएगा, इसीलिए इसमें पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? कंपलसरी एजुकेशन। कंपलसरी एजुकेशन में क्या होता है? मींस कंपलसरी एजुकेशन इज अ मेथड वेयर द गवर्नमेंट कंपलसरी रेफर करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को टू द लेबर कोर्ट के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिए, नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए, फॉर द सेटलमेंट के लिए। देखो, कंपलसरी एजुकेशन में क्या होता है कि जो भी मेथड होता, सॉरी, जो भी डिस्प्यूट होता है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसको गवर्नमेंट किसके लिए रेफर करती है? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए रेफर करती है, कि वहां से जो है एक इफेक्टिव और जो एक फाइनलाइज या फिर लीगल कंपलसरी एक तरीके से बोल सकते हैं डिसीजन आ सकता है। ठीक है, इसका लीगल प्रोविजन है सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। फीचर्स क्या होते हैं इसके? नो कंसर्न द पार्टीज रिक्वायर्ड, इसमें कंसर्न नहीं होती कि गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है इसमें, तो कंसर्न की जरूरत ही नहीं, तो गवर्नमेंट प्लेयर्स और मेजर रोल, तो इसमें दोनों पार्टीज की कंसर्न नहीं होती है, उनको मानना ही पड़ता है वो सारी चीजें। डिसीजन लीगली बाइंडिंग। ठीक है, एंड यूज्ड इन द मैटर अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस या इफेक्टिव जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है ना, उसको इसके लिए इसको यूज करते हैं इस मेथड को। अथॉरिटीज कौन होती है इसमें? लेबर कोर्ट होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि ब्रॉडर इश्यू, जो भी ब्रॉडर इश्यू होता है उसके लिए, एंड नेशनल ट्रिब्यूनल होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के डिस्प्यूट्स होता है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होता है इसमें? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होते हैं इसमें, गवर्नमेंट एग्जामिन करती है सिचुएशन को, और जो भी डिस्प्यूट होता है रेफर किया था अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास में, पार्टी प्रेजेंट करती है एविडेंसेस को और आर्गुमेंट को, लेकिन वहां हम एविडेंसेस देने के लिए हम कंपलसरी नहीं थे, यहाँ हमें एविडेंस देने पड़ते हैं। ट्रिब्यूनल और जो कोर्ट्स है वो अपने अवार्ड देते हैं, अवार्ड जो पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है एंड बिकम लीगली इन्फोर्सेबल किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं? टू एंश्योर करना जस्टिस इवन विदाउट एग्रीमेंट, बिना किसी एग्रीमेंट के जस्टिस एंश्योर हो जाता है। मेंटेन करते हैं इंडस्ट्रियल पीस एंड ऑर्डर को। स्ट्रॉन्ग लीगल एनफोर्समेंट होती है, जो भी डिसीजन आता है उसका एनफोर्समेंट जो होता है कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। सुइटेबल फॉर द सीरियस डिस्प्यूट, जो भी सीरियस डिस्प्यूट होते हैं ना, तो उनके लिए क्या रहता है? ये सुइटेबल रहता है, सही रहता है। मतलब कितना भी टाइम लगे, लेकिन एट द एंड जो सही चीजें आएंगी वही जस्टिसेबल होगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है इसके? टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, एक्सपेंसिव होता है, फॉर्मल एंड रिजिड प्रोसीजर होता है इसके अंदर, सारी प्रोसीजर जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसको फॉलो किए जाते हैं, एंड में अफेक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को। ठीक है, नेगेटिव तरीके से। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस बिटवीन दी
वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन, कंपल्सरी एजुडिकेशन। तो देखो, हम्म, एक साइड में है हमारा वॉलेंटरली आर्बिट्रेशन, दूसरी साइड में है कंपल्सरी एडजुडिकेशन। देखो, नेचर क्या होता है, बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कंसेंट होता है। आर्बिट्रेशन किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल कंसेंट पे। लेकिन कंपल्सरी एडजुडिकेशन किस पे इम्पोज किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है ये। लीगल सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 10A आता है आर्बिट्रेशन में, और एडजुडिकेशन में आता है सेक्शन 10। अथॉरिटीज की बात करें तो वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर होता है अथॉरिटीज के रूप में, और कंपल्सरी एडजुडिकेशन में वो होता है लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रोल की बात करते हैं तो जो हमारी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती है इसमें लिमिटेड होता है गवर्नमेंट का रोल, और एजुकेशन में मेजर रोल गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट ही लेके आती है, वही इम्पोज करती है सारी चीजें। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हाई होती है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग्स होती है बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होती हैं, एंड जो लोअर कोर्ट जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं सेंस में, वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। टाइम की बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो होती है वो लेस टाइम होती है, मतलब बहुत कम समय लगता है इनमें। लेकिन जो हमारी जो कंपल्सरी एजुकेशन है उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत प्रोसीडिंग बहुत लंबी हो जाती है ना, काफी सारी स्टेजेस आ जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग होती है वो लो लो कॉस्ट होता है इसमें। लेकिन कंपल्सरी एजुकेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा तो पेपर वर्क हो जाता है, हर एक स्टेज, बहुत काफी सारी स्टेजेस होती हैं उनमें, हर एक स्टेज में कुछ नई नई चीजें आती हैं, बहुत सारी पेपर वर्क हो जाती है, तो इसलिए उसमें क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। ठीक है, काफी चीजें होती हैं उसमें। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करें तो आर्बिट्रेशन जो होती है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, ये इसमें फ्रेंडली होती है, सारी चीजें एकदम फ्रेंडली तरीके से होती हैं, कोई किसी के बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है। लेकिन जो कंपल्सरी एजुकेशन होता है ना, ये बिकम स्ट्रेंड हो जाता है। इसमें एक तरीके से दोनों जो पार्टीज है ना, वो एक दूसरे के उनके बीच में तनाव जैसी स्थितियां आ जाती हैं। वो क्या होता है, उनके जो कैरेक्टर है ना वो नेगेटिव हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये दोनों चीजें हैं कि वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कब करेंगे, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो इतना ही इसमें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।